ओके, तो आज यहाँ से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी की घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 पेज जो हैं वो हमने बात के लिए छोड़ रखा है। उसमें वही सब है जो डिफरेंट काउंसिल एक्ट्स आए थे, सच एज काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। या जैसे जो भी चार्टर एक्ट आए थे 1813 का, 1833 का, फिर आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1858, या जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे सच एज 1858 वाला, 1919 वाला, 1935 वाला। तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 4 पेजेस में हैं, वो हम बाद में कराएंगे। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो लेट्स बिगिन। तो देखो, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू कम्प्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कई बार सवाल आता है एग्जैक्टली ये नंबर याद होना चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन और टोटल 11 सेशंस लगे थे और एक लास्ट सेशन था जिसमें सब लोग अपना सिग्नेचर अपेंड करने गए थे। तो कुल मिला के टोटल 12 सेशन लगे थे और 12 सेशन लगे थे। और ये फैक्ट इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इस पे सवाल नहीं आता है। बस 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल मान सकते हैं कि जो टोटल अंतराल था वो इतना था। अगर टोटल कितने दिन का काम हुआ तो 165 डेज़ याद रख सकते हैं, बट इस पे सवाल आना मुश्किल है। तो अब जैसे कोई भी, जैसे न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, तो लोकसभा इलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। तो उस पूरे सेशन में देखा जाए तो तीनों सेशन मिला के पूरा 1 साल बीत जाता है। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ डेज़ जब सब लोग आके साथ में बैठते हैं, डिलिब्रेशन होती है, वो कितने दिन तक होती है, तो वो ये नंबर है 165 डेज़। एनीवे, मूविंग ऑन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 165 वर्किंग डेज़ लगे थे और 11 सेशन प्लस लास्ट एक सेशन, यानी टोटल 12 सेशन लगे थे। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को, वही जो लास्ट वाला एक सेशन हुआ था वो इस तारीख को हुआ था, 24 जनवरी 1950। इसी की वजह से फिर वो 12 हो गया था। ओके, मूविंग ऑन। सो अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हम सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं, फिर आगे और शेड्यूल्स वगैरह सब देखेंगे धीरे धीरे। कुल मिला के अभी के लिए ये जान लो, देर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जब वो बना था स्टार्टिंग में, और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब तो 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं और 22 पार्ट्स तो अभी भी हैं, लेकिन शेड्यूल्स भी बढ़ गए हैं। तो अभी 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। बट जब बना था तो 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, अब हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो पार्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो देखो, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं या रैंडमली स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा। तो पार्ट 11 जो है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट फेडरल रिलेशंस, और इसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 आता है। ठीक है, अब पार्ट 11 है तो पार्ट 12 देख लो। पार्ट 12 में तुम्हारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है और सूट्स की बात की गई है। तो ऐसे कर सकते हैं FPSC। तो F फॉर फाइनेंस, P फॉर प्रॉपर्टी, S फॉर सूट्स एंड C फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसकी बात की गई है 264 से 300A तक। ठीक है, तो पार्ट 11 में क्या बताए थे? फेडरल रिलेशंस बताए थे, जो 245 से 263 तक जाते हैं। 245 से 263 तक फेडरल रिलेशंस हैं। फिर पार्ट 12 में FPSC है, पार्ट 12 में, दैट इज़ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो वो 264 से 300-A तक जाते हैं। पार्ट 13 की बात करें तो पार्ट 13 टॉक्स अबाउट ट्रेड, कॉमर्स विद इन इंडिया, और ये 301 से 307 तक जाते हैं। और पार्ट 14 की बात करें तो ये सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स हैं, तो ये 308 से 323 तक जाते हैं। इसी में UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का भी जिक्र हुआ है। सो दैट इज़ पार्ट 14। और पार्ट 14A तो अमेंडमेंट के द्वारा ले आया गया था, तो इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह है 323A और 323B। और फिर पार्ट 15 पे जाते हैं तो दैट इज़ इलेक्शन एंड आर्टिकल्स 324 टू 329A। नाउ पार्ट 16 पे जाते हैं तो दैट इज़ अ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो ये सर्टेन क्लासेस है, नॉट कास्ट्स। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन relating to certain classes, so that is from 330 to 342, that is part 16. Then
पार्ट 17 की बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट है 343 टू 351, और पार्ट 18 में इमरजेंसी आती है 352 टू 360, एंड पार्ट 21 में पार्ट 19 कहाँ गया, पार्ट 19 नहीं है यहाँ, मस्ट हैव बीन समथिंग इनसिग्निफिकेंट। तो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 20। पार्ट 20 भी नहीं है, तो पार्ट 21 पे आते हैं हम सीधे। पार्ट 21 इज़ टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स, तो दैट इज़ 369 टू 392, ठीक है, दैट इज़ पार्ट 21। फिर पार्ट 22 भी नहीं है यहाँ पे, और 23 भी नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट। सो इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद करना है। तो अब हम देखते हैं 11 से हमने स्टार्ट किया था। सो 11 टॉक्ड अबाउट द फेडरल रिलेशंस, आर्टिकल 245 से 263। देन पार्ट 12 टॉक्स अबाउट FPSC, फाइनेंस प्रॉपर्टी सूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्टिकल 264 टू 300-A। देन पार्ट 13 की बात करें तो मेरे ख्याल से ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया, आर्टिकल 301 टू 307। पार्ट 14 की बात करें तो सर्विसेज, जिसमें UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, तो 308 से लेके 323 तक है। पार्ट 14 है ट्रिब्यूनल्स हैं, 323A 323B। पार्ट 15 में इलेक्शंस हैं, 324 से 329-A तक। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस हैं, 330 से 342 तक। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा लेसर, नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज और आर्टिकल्स फ्रॉम 343 टू 351, दैट इज़ पार्ट 17। दैन पार्ट 18 में एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, 352 टू 360, और पार्ट 21 में टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स। अभी रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स बोलना ज़रूरी नहीं है, तो 369 से 392 है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं इसमें। तो एक बार और देखते हैं, उल्टा देखते हैं। सो 21 में स्पेशल टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, तो 369 से 392 है। पार्ट 18 की बात करें, सो पार्ट 17 तो ऑफिशियल लैंग्वेज था, पार्ट 18 की बात करें तो इमरजेंसी था, 352 टू 360। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज था, 343 से 351। और पार्ट 16 की बात करें तो पार्ट 16 इज़ स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, तो 330 से 342 है। पार्ट 15 की बात करें सो दैट इज़ इलेक्शंस, 323 टू 329A, not 323, 324 to 329A. Then we have part 14A, तो उसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, 323A और 323B में। और उसके बाद पार्ट 14 में सर्विसेज हैं, सर्विसेज 308 टू 323, क्योंकि फिर इलेक्शन से स्टार्ट फ्रॉम 324, ठीक है, तो दैट इज़ पार्ट 14। और पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया, पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया, सो 301 टू 307। पार्ट 12 में FPSC है, फाइनेंस प्रॉपर्टी सूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, 264 टू 300-A। और पार्ट 11 में फेडरल रिलेशंस हैं, 245 टू 263। तो ये 11 से 11 ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर अब अलग से ये वाले देखते हैं, तो अब यहाँ पे हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं, 244 से 244A। अभी इसमें आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं, और पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पार्ट 9 में पंचायत हैं, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो ये तो मैंने चारों पढ़ रखे हैं। तो 9A में सच एज म्यूनिसिपैलिटी मैंने पढ़ रखा है, और पंचायत पार्ट 9 में है तो पढ़ रखा है, और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो इसमें ZH to ZT ये याद रखना है, और P to ZG दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, और 243 से 243O दैट इज़ पंचायत। तो ये याद रखना है। और यूनियन टेरिटरीज़ 239 से 242 है। UT का आर्टिकल रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पार्ट 8 बिलोंग्स टू यूनियन टेरिटरी,
Part 9 belongs to panchayats from 243 to 243O. Part 9A belongs to municipalities from 243P to 243ZG, and Part 9B is cooperative societies, that is 243ZH to ZT. 243ZH to ZT, that is cooperative societies under 9B. फिर इसके बाद पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, आर्टिकल 1 to 4 है. पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, ये भी पता है. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 to 35, ये भी पता है. यहीं से सारे सवाल बनते हैं लगभग. पार्ट 4 में DPSP है, ये भी पता है. पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है और पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स. अब एक बार सारे हम बता दे रहे हैं एक बार. तो हमने पढ़ा था कि पार्ट 11 जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट टॉक्ड अबाउट द फेडरल रिलेशंस, तो दैट इज़ 245 to 263. देन पार्ट 12 जो था, दैट इज़ FPSC, दैट इज़ फाइनेंस प्रॉपर्टी suits and contracts, so that was from 263, so not 263, 264 to 300-A. then part 13 था trade and commerce within India, 301 to 307. फिर part 14 था services under union and states, so that is 308 to 323. part 14A था tribunals, 323A 323B. part 15 था elections, या इलेक्शन कमीशन होगा या इलेक्शंस होगा 324 to 329A. और फिर पार्ट 16 था, पार्ट 16 पार्ट था स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, तो वो 330 से 342 था. पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज था, दैट इज़ 343 to 351. एंड पार्ट 18 में यूनियन टेरिटरी पार्ट 18 में इमरजेंसी था, 352 to 360. और पार्ट 21 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन रीजन्स की कह सकते हैं, सो दैट वाज फ्रॉम 369 to 392. दैट इज़ पार्ट 21. दिस टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन रीजन्स. ठीक है, 369 से 392. फिर हम इधर आ जाते हैं. सो पार्ट 10 में हमने पढ़ा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, और फिर पार्ट 9 में पढ़ा था पंचायत, दैट इज़ 243 to 243O. पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़, 243P to 243ZG. और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 243ZT to ZH, नहीं 243ZH to ZT. वैसे वो भी सही था, ठीक है, पीछे से आगे तक था, लेकिन 243ZH to 243ZT, दैट इज़ 243ZH to 243ZT, दैट इज़ 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. अब आगे देखते हैं. एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल वर्किंग डेज़ 165 लगे थे, 12 सेशंस लगे थे. 24 जनवरी 1950 को लास्ट सब लोग अपना सिग्नेचर अपेंड करने गए थे, और टोटल देखा जाए तो 2 years 11 months और 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में. और फिर यहाँ पे देखें तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे टू बिगिन विथ, बट आज की डेट में 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं. पार्ट्स उतने ही हैं, 22 पार्ट्स, बट शेड्यूल्स भी बढ़ गए हैं, शेड्यूल्स भी 12 हो चुके हैं. ओके, सो मूविंग ऑन, वी have already read that currently we have more than 470 articles, we have 22 parts, and we have 12 schedules, compared to the 395 articles and 22 parts and 8 schedules when the Constitution of India began in 1950. Now also schedules 9th, 10th, 11th and 12th have been added through constitutional amendments. As far as the 9th schedule is concerned, laws placed in it after 24th of April 1973 are now open to judicial review. So this was the landmark judgment of the Coelho case, IR Coelho case 2007. Retrospectively, the judgment was made retrospectively from this date, right? So the schedule number 9th, 10th, 11th and 12th. So you must remember that schedules 9th, 10th, 11th and 12th, they have been added through the constitutional amendments. And as far as the 9th schedule is concerned, laws placed in it after the 24th April 1973 are now open to judicial review. This was propounded in the IR Coelho case 2007. Now so this employs a doctrine of retrospective application.
ओके, देन मूविंग ऑन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या होता है? ओथ्स। तो शेड्यूल 3 में कौन कौन ओथ लेता है ये देखना ज़रूरी है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस लेते हैं, हाई कोर्ट के जजेस लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मोटा मोटा आप ये समझ लो कि जजेस लेते हैं, ठीक। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लेते हैं, एंड कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो भी लेते हैं, ठीक है। फिर एमएलए लेते हैं, एंड कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी लेते हैं। फिर यूनियन मिनिस्टर लेते हैं और फिर स्टेट मिनिस्टर लेते हैं। तो मैंने मोटा मोटा अगर कैटेगरीज़ की बात करें तो एक कैटेगरी हो गई जज, दूसरी कैटेगरी हो गई एमपी दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तीसरी हो गई एमएलए और चौथी हो गई मिनिस्टर, ठीक है। तो अब उसमें बाइफरकेशन कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट का जज है तो हाई कोर्ट का भी होगा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए भी होगा। फिर एमएलए है तो कैंडिडेट टू द इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी होगा। फिर लास्ट में यूनियन मिनिस्टर है तो स्टेट मिनिस्टर भी होगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो मैं बस हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक हो गया जज, एक हो गया एमपी, एक हो गया एमएलए और एक हो गया मिनिस्टर। ये 4 कीवर्ड्स याद रखना है, इनसे ही जुड़ा है शेड्यूल नंबर 3 के ओथ्स। इसके बाद स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? सो रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट की अथॉरिटी के अंदर आता है। फिर गैस हो गया, फिर लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हो गए। तो काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट में आती हैं। किसी को हार्डली रेलवे पुलिस के बारे में सोचते होंगे लोग कि चूँकि इंडियन रेलवे है तो फिर यूनियन के अंतर्गत आना चाहिए, बट रेलवे पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट एंड गैस ऑल्सो कम्स इन द स्टेट लिस्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स तो स्टेट लिस्ट में आएगा ही आएगा। नाउ आर्टिकल 351 की बात करें, सो दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एंड आर्टिकल 111 की बात करें, सो दिस इज़ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए है आर्टिकल 351 एंड आर्टिकल 111 इज़ रिलेटेड टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल। अब रेडियो, टीवी, स्टॉक, फ्यूचर्स, शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवेज, सेंसस, कॉर्पोरेट टैक्स कम अंडर द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुल मिला के 98 एंट्रीज़ हैं और जिसमें से कुछ ये सब है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, फ्यूचर्स हो गया और शेयर मार्केट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा डिफेंस, रेलवेज, सेंसस, कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी सब कुछ, एंड इवन रेडियो एंड टेलीविज़न, दिस आल्सो कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो 98 एंट्रीज़ हैं उसमें से कुछ प्रमुख जो हैं दैट इज़ रेडियो, टेलीविज़न, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फ्यूचर्स, शेयर मार्केट, रेलवेज, उसके बाद सेंसस एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। ये सब कुछ यूनियन में आता है। जबकि स्टेट लिस्ट में हमने बताया कि गैस, लैंड रिफॉर्म्स, रेलवे पुलिस, ऑल दैट कम्स इन द स्टेट लिस्ट। एंड 2 आर्टिकल्स बताए थे, आर्टिकल 351 डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड 111 power of the president to assent the bill. Now moving on, education, economic and social planning, CRPC, population control, forests, marriage, divorce, adoptions come under the concurrent list. तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं और जो जहाँ पे आप फंस सकते हैं वो एक पॉइंट है CRPC. So CRPC comes under the concurrent list and economic and social planning, education तो मुझे पता है, marriage, forests, divorce ये सब भी ईजी टू गेस है, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट एंड ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल, मैरिज, डिवोर्स, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एडॉप्शंस ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में जाता है, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल्स हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं, आर्टिकल जो 42 है दैट इज़ रिलेटेड टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फिर 227 टू 27 है हाई कोर्ट्स, सुपरिटेंडेंट्स ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट का हमेशा एक सुपरिटेंडेंस रहता है ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट इज़ गिवन इन 227। देन 222 में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के बारे में कहा गया है। 215 में हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड 326 में एडल्ट सफराज, ये इलेक्शन से जुड़ा है 326। दैन 320 में फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन,
functions of the public service commissions, and 164 में appointment of chief minister and other ministers in the state by governor, appointment of chief minister and other ministers in the state by governor, and that is 164. and 162 में extent of executive power of the state, and 155 is appointment of the governor. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. आर्टिकल 42 में है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क. 227 में है हाई कोर्ट्स सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. 222 में है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस. 215 में है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. 326 इज़ एडल्ट सफराज. 320 इज़ फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन. 320 इज़ पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस. 164 इज़ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स टू बी अपॉइंटेड by the governor, and 162 and 164 थोड़ा थोड़ा मतलब सिमिलर हैं in the sense that 164 में exactly CM और other ministers of the state are to be appointed by the governor, exactly mention कर रखा है. 162 में थोड़ा broad terms में लिखा है कि extent of executive power of the state, that is 162, and 155 is the appointment of governor. 155. ठीक है, तो ये हो गया. फिर पीकॉक, इसका पैवो स्टेटस नाम है, मेरे ख्याल से लैटिन या ग्रीक नेम होगा. और बैनियन ट्री, मैंगो, टाइगर, ये मेरे ख्याल से नेशनल सिंबल्स हैं. तो नेशनल ट्री मेरे ख्याल से बैनियन है, नेशनल फ्रूट मैंगो है, एनिमल टाइगर है, और ये फ्लावर लोटस है. ठीक है, तो पीकॉक है, बैनियन है, मैंगो, टाइगर, लोटस. ठीक है, नीलुम्बो नुसिफेरा. देन जन गण मन, ये गीतांजलि नामक किताब से लिया गया है. एंड इट वाज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा सेशन. बिशन के द्वारा गाया गया था. और वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम आनंद मठ विच वाज फर्स्ट संग इन 1896 चेयर्ड बाय रहीम तुला. आई एम काइंड ऑफ हाँ ठीक है, confused. ये it was first sung in 1896 session by whom? So it was, I think, sung by Dadabhai Naoroji or Rabindranath Tagore. I'm not very sure, but what about this person, Rahim Tula? यहाँ लिखा है chaired by Rahim Tula, and ये जो कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 हुआ था, वहाँ पे ये बिशन नामक व्यक्ति ये जनगण मन गाए थे पहली बार. So Janagan Man has been taken from Gitanjali written by Rabindranath Tagore, and Vande Mataram has been taken from Anand Math written by Bankim Chandra Chatterjee. Now when they were sung for the first time, so Janagan Man was sung 1911 December for the first time, maybe by Bishan, I will confirm that. And Vande Mataram was first sung in 1896 INC session, which was, I guess, chaired by Dadabhai Naoroji or Rahim Dula, I'm not quite sure. So I will confirm that. Now moving on, removal of speaker, removal of vice president, and removal of president, and removal of deputy chairman and their respective articles. So if you see, the removal of speaker has been given in 94, vice president is given in 67 subclause 2, removal of president is given in 61, and removal of deputy chairman of Rajya Sabha is given in 90. Now you can skip that because it's not very important. पहले के 3 important है. Removal of president 61 and vice president is 67 sub clause 2, and removal of speaker is given in 94. ठीक है. Now coming to the schedules. अब इसका एक mnemonic है about the schedules, but I will read it and then tell you the mnemonic. So first schedule talks about the territory and demarcations of states and union territory. The second schedule talks of the salaries, emoluments, allowances of office bearers of Union of India. Third schedule talks of oaths and affirmations of office bearers of Union of India. Fourth schedule talks of allocation of seats in the Rajya Sabha. And fifth schedule talks of administration of scheduled areas and scheduled tribes. Sixth schedule talks of the administration of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. जबकि फिफ्थ शेड्यूल टॉक्स ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज गिवन इन फिफ्थ शेड्यूल, whereas administration of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, these are given
in 6th schedule. Now 7th schedule talks of the division of powers between the union and states, and 8th schedule talks of the official languages. Now remember these constitutional amendments related to official languages. 21st amendment came in 1971 and which added Sindhi, and then 71st amendment came in 1992 which added Konkani, Manipuri, Nepali. Lastly 92nd amendment came in 2003 which added Bodo, Dogri, Maithili and Santhali in the list of official languages. Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. Now I'm telling you once again, पहला वाला अगर याद रखें हम लोग तो सारा याद हो जाएगा. कैसे? If you remember 21st constitutional amendment at 1971 and the language it added, तो इसको कर लो 21st और 1971. Now what you do, year will become the next amendment, that is 71 will become the next amendment, and if you add 71 plus 21 you will get 92, so this becomes 92, right? So 1992 में KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी and नेपाली, and lastly when you add 71 and 21 you will get 92. 71 here and 21 here you will get 92, and that came in 2003. तो 2003 तो रटना पड़ेगा, and which added BDMS, that is Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. ठीक है? तो everything starts with 21st Amendment 1971 which added Sindhi, then 1971 में 21st Amendment आया. ठीक है? फिर 71st Amendment आया 1992 में, जिससे कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आ गया. उसके बाद 92nd Amendment आया 2003 में which added Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. ठीक है? So that is related to 8th schedule. ठीक है? The 9th schedule made by the first Constitution Amendment Act 1951 originally contained 13 laws but now has 282 laws. तो ये बहुत important है कि originally 13 laws थे but now it has 282 laws. 10th schedule is related to disqualifications from Parliament and state legislative assemblies. 11th schedule power, authority and responsibilities of panchayats. तो power, authority and responsibility of panchayats 29 subjects हैं इसमें, और power, authority and responsibility of municipalities regarding 18 subjects हैं 12th schedule municipalities में. Now this एक question आया था, a community of persons occupying a definite territory independent of external control possessing an organized government is the definition of a state, which was given by Gardner. A community of persons occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government, so that is the definition of a state. It was given by Gardner. A constitutional government is one which places restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. तो इसमें last line बहुत important है. Restrictions on the authority तो of the state ठीक है, लेकिन in the interest of the individual liberty, that is the crux. ठीक है? Then both Indian and US president have pocket veto. However, there यानी कि US में its a limit is 10 days. However, in India there is no such time limit. Also, there are 12 nominated members in upper house of Indian Parliament, but there all members are elected. 12 members are nominated in our upper house यानी राज्यसभा, जबकि US में सारे members elected होते हैं. All members are elected there. और दूसरी चीज़ वहाँ पे pocket veto हालांकि दोनों जगह है, बट वहाँ पे टाइम लिमिट है 10 days. However, in India there is no such time limit. ठीक है? तो ये एक similarity as well as difference हो गया. Then the state is everywhere, it hardly leaves a gap. This explains the concept of welfare state. So the state is everywhere, it hardly leaves a gap. This phrase is related to the definition of welfare state. कैसे है, क्या है, पता नहीं, बस रटना है. Principle underlying the cabinet form of government is parliamentary system of government is also known as cabinet form of government or responsible government. Thus, cabinet form of government is a mechanism to ensure collective responsibility of the government to the people. ठीक है? इसमें क्या है? तो parliamentary system of government is also known as cabinet form of government or responsible government, and the cabinet has a collective responsibility to the people. ठीक है? However, India is a member of Commonwealth. Its sovereignty is not curtailed. ठीक है? India is a member of Commonwealth, no doubt, but its sovereignty is not curtailed by doing so. The state has 4 essential elements: population,
territory, government and sovereignty. In the parliamentary system, so 4 essential elements of a state: population, territory, government and sovereignty. In the parliamentary system, members of the executive are taken from the legislature and also accountable to the legislature. ठीक है, तो ये एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. members of the executive are taken from the legislature and are also accountable to the legislature. Parliamentary form of government is equal to the cabinet form of government. As regards to legislation, the British Parliament is supreme or sovereign due to absence of judicial review. But in India, the power of Parliament to legislate is limited. Parliamentary sovereignty is a feature of the United Kingdom. It makes the Parliament the supreme legal authority. Generally, the courts cannot overrule its legislation and no Parliament can pass laws that future Parliaments cannot change. यानी कि future Parliaments can change the previous parliamentary laws. There are following features of parliamentary form of government. तो यहाँ इस पैराग्राफ में ब्रिटिश सिस्टम में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मतलब इतना सुप्रीम है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. ठीक है, अब फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एवरीवन नोज दिस. मेजॉरिटी पार्टी रूल प्लस पॉलिटिकल होमोजेनिटी. ठीक है, तो ये कीवर्ड्स याद रखने हैं: पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मेजॉरिटी पार्टी रूल, executive responsible to legislature. Then collective responsibility is another flavor of the parliamentary form of government. Nominal and real executives is also feature. Then double memberships, जैसा मैंने यहाँ बताया कि in parliamentary form of government the members of executive are taken, so they're actually having double responsibility. Double memberships. They're also member of the executive as well as the accountable to the legislature to which they were elected in the first place. तो double membership की बात है, तो that is also a feature of parliamentary form of government. Then leadership of prime minister is also parliamentary feature. Then dissolution of the lower house is also a parliamentary feature and secrecy of procedure is also a parliamentary feature. तो यहाँ पे दो चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा, जो पहले शायद नहीं पड़ा था. The first is dissolution of the lower house and secrecy of procedure. The dissolution of the lower house is a feature of parliamentary form of government. Now in presidential form of government, the president is both head of the state and head of the government. There is single executive or centralization of powers. ठीक है, single executive और centralization of powers. तो बस एक ये लाइन याद रखनी है: president is both head of the state and head of the government. ठीक है, तो ठीक है, बाकी अब अगले वीडियो में देखते हैं.